जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 133 केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको एक गैस पेपर में कवर कर दिया है, जिसे आप लोग जो है परचेज करके जो है कंप्लीटली जो उसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग गैस पेपर प्लस जो हम क्लास करा रहे हैं उसको आप लोग कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 80 से 90% जो है आपका पेपर एग्जाम में जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आपका लगभग जो है 90% मार्क्स आ जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना है तो इसे आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अब जिनको वेबसाइट से करना है तो सिंपली क्या करें, गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जाना है सर्च कोड पर और यहाँ पर आपका जो भी पेपर कोड है वो आपको डाल देना, जैसे BPAC 133। जैसे आप डालेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब चलते वापस अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन, भूमिका और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो संगठन है, यानी कैसे मिलकर किन किन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है, उसकी भूमिका क्या है और उसकी सीमाएं क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी भारत सरकार का एक स्वतंत्र संस्था है जो भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए काम करता है। इसे 1964 में स्थापित किया गया था और बाद में इसे एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को कम करना और शिकायतों की जांच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं संगठन इसका कैसे हुआ, यानी कि इसकी संरचना क्या है, स्थापना कैसे हुई। तो स्थापना देखते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में एक विभाग के रूप में हुई थी, लेकिन 2003 में इसे स्वायत्त आयोग का दर्जा मिल गया था। संरचना की बात करें तो आयोग के प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिन्हें नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। अवधि की बात करें तो आयुक्तों की सेवा अवधि लगभग 4 साल या 65 वर्ष की आयु तक होती है, जो भी पहले हो। इसके बाद स्वतंत्रता, तो आयोग को सरकार से स्वतंत्र माना जाता है ताकि वह बिना किसी दबाव के भ्रष्टाचार की जांच कर सके। इसके बाद उसकी भूमिका देखते हैं कि उसके काम क्या क्या है। तो भ्रष्टाचार की जांच करना, तो सीबीसी जो होती है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है, खासकर उन मामलों में जहां केंद्र सरकार के कर्मचारी या अधिकारी शामिल हों। के बाद सतर्कता दिशा निर्देश, तो यह सरकारी विभागों और संस्थाओं को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए दिशा निर्देश और नियम जारी करता है। शिकायत निवारण, आम जनता, सरकारी अधिकारी या अन्य व्यक्ति आयोग को भ्रष्टाचार की शिकायतें भेज सकते हैं, जिनकी जांच करना सीबीसी का काम होता है। इसके बाद निरीक्षण और निगरानी, तो सरकारी विभागों में कामकाज की पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखने के लिए सीबीसी समय समय पर निरीक्षण करता है। यहाँ पर सीबीसी क्या काम है, भ्रष्टाचार की जांच करना, सतर्कता के दिशा निर्देश देना, शिकायत का निवारण करना और निरीक्षण और निगरानी करना। इसके बाद सहयोग, तो सीबीसी अन्य जांच एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में सहयोग करता है। प्रशिक्षण, तो यह सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी प्रदान करता है। आप देखते हैं इसकी सीमा यानी कि लिमिटेशंस क्या है। तो सीमित जांच अधिकार, यानी सीबीसी सीधे जांच नहीं करता बल्कि यह मामलों को सीबीआई को भेजता है और सीबीआई की जांच पर भी सीबीसी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी, तो सीबीसी केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले तक ही सीमित है। राज्य सरकारों के मामले में इसकी कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि कोई अगर मामला जो है केंद्र सरकार का है भ्रष्टाचार का, तभी वो इंटरफेयर करेगा,
अगर राज्य का है तो उसमें उसका कोई इंटरफेयर नहीं होगा। न्यायिक शक्तियों का अभाव, सीबीसी के पास अपराधियों को दंडित करने या जेल भेजने का अधिकार नहीं है, वह केवल जांच करता है और रिपोर्ट बनाता है। निर्णय लागू करवाने में कठिनाई, सरकार या संबंधित विभाग सीबीसी की सलाह या सिफारिश लागू करने में सुस्ती दिखा सकती है। राजनीतिक दबाव, कभी कभी राजनीतिक प्रभाव के कारण सीबीसी की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ये सब क्या है, ये सब जो है इसकी सीमाएं हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं। इसके पास सीमित जांच अधिकार होते हैं। केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ ही भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियों का यहाँ पर अभाव होता है, यानी कि डायरेक्ट है किसी को दंडित, यानी कि अगर किसी को मान लीजिए भ्रष्टाचार की जांच करते हो, किसी को दोषी पाते हैं, कि अपराधी को दंडित नहीं कर सकते या फिर जेल नहीं भेज सकते। इनका काम सिर्फ है रिपोर्ट तैयार करना। निर्णय लागू करवाने में कठिनाई, सरकार या संबंधित विभाग सीबीसी की सलाह या सिफारिशें लागू करने में सुस्ती दिखा सकते हैं। राजनीतिक दबाव, कभी कभी राजनीतिक प्रभाव के कारण सीबीसी की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा लिमिटेशंस देखी, हमने इसकी भूमिका देखी और इसकी संगठन यानी कि ये कैसे बना, इसकी संरचना की, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, अवधि क्या होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो हमसे यही पूछा गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग के संगठन, भूमिका और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ये सब हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखी जाती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि जांच अधिकारों में कमी, राजनीतिक दबाव, फिर भी यह संस्था भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक मजबूत उपकरण है। सतत सुधार और मजबूत अधिकार मिलने पर सीबीसी और भी प्रभावी बन सकता है, यानी उससे सतत सुधार हो जाए उसमें और उसको मजबूत अधिकार मिल जाए तो सीबीसी और भी जो है प्रभावी रूप से काम कर सकती है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संगठन, कार्यों और बढ़ते हुए महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमसे पूछा गया है पीएमओ का संगठन कैसे हुआ, यानी किन किन चीजों से वो मिलकर बना हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई, उसके कार्य क्या है, उसका बढ़ता हुआ महत्व क्या है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यालय होता है। ये कार्यालय प्रधानमंत्री को सभी जरूरी जानकारी, सलाह और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है ताकि वे देश के कामकाज को सुचारू रूप से चला सके। पीएमओ देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है क्योंकि यह सरकार के सर्वोच्च स्तर पर काम करता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय का संगठन, तो प्रधानमंत्री पीएमओ का प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी इस जो ये संस्था है ना, इसके प्रमुख कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्य सचिव, पीएमओ में मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होता है जो प्रधानमंत्री का मुख्य सहायक होता है और कार्यालय के कार्यों का प्रबंधन करता है। इसके बाद इसमें सहायक अधिकारी होते हैं। इसके अलावा पीएमओ में कई अनुभवी अधिकारी, विशेषज्ञ, सलाहकार और कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न विषयों से जैसे अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा आदि में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत विभिन्न विभाग भी आते हैं। तो पीएमओ के अंदर कई विभाग होते हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के संगठन, इसमें इसका जो मुख्य होते हैं, मुख्य कौन होते हैं, इसके जो मुख्य होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसमें एक मुख्य सचिव होते हैं जो प्रधानमंत्री जी की सहायता करते हैं। इसके बाद इसमें सहायक अधिकारी होते हैं। इसके अलावा पीएमओ में कई अनुभवी अधिकारी, विशेषज्ञ, सलाहकार और कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न विषयों पर जैसे अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा आदि पर जो है प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। और इसी के अंतर्गत और सारे विभाग आते हैं जो सरकारी योजनाओं, परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य क्या है। तो सबसे पहला काम है इसका नीति निर्धारण करना। तो पीएमओ सरकार की नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करता है। यह देश के विकास के लिए जरूरी योजनाओं को प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत करता है। इसके बाद संचालन और समन्वय, तो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच कामकाज को समन्वित करता है ताकि सरकार के निर्णय तेजी से और प्रभावी रूप से लागू हो सके। यानी ये क्या कहता है, संचालन और समन्वय में भूमिका निभाता है। इसके बाद सुपरविजन, तो सरकारी परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी करता है और उनके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। सूचना और सलाह, तो प्रधानमंत्री को देश और विश्व की स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और सलाह प्रदान करना किसका काम है, पीएमओ का काम है, ठीक है। आम जनता से संपर्क, तो जनता के शिकायतों और सुझावों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने काम करता है ताकि सरकार जनता के हित में काम कर सके। देखिए पीएमओ का क्या क्या काम है,
सबसे पहले नीति निर्धारण, संचालन और समन्वय, सुपरविजन, सूचना और सलाह, यानी ये क्या करते हैं, जो भी सूचनाएं और सलाह है वो सब महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाते हैं। आम जनता से संपर्क, ये क्या करते हैं, जनता की शिकायतों और सुझावों को जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि जो है सरकार जनता के हित में काम कर सके। इसके बाद विशेष परियोजनाएं, तो प्रधानमंत्री की निजी महत्व की योजनाओं और सुधारों पर विशेष ध्यान देता है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री को तत्काल जानकारी और सहायता देता है। तो जो प्रधानमंत्री जो भी दिन में रूटीन करते हैं, सब काम किसका होता है, पीएमओ का काम होता है। यानी प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है, वो जो है प्रधानमंत्री जी की सभी कामों को एग्जीक्यूट करता है और उन्हीं को सारी जानकारियां देता है कि इस समय क्या करना चाहिए, कौन सा काम कब करना चाहिए। वो सारी जानकारी जो है पीएमओ ऑफिस ही जो है प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का बढ़ता हुआ महत्व क्यों है, इसका महत्व क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास के लिए केंद्र, आज के समय में पीएमओ देश की सबसे महत्वपूर्ण नीतियां और योजनाएं बनाने का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़ी योजनाएं यहीं से संचालित होती हैं। देखिए, पीएमओ जो है भारत की सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि ये जो काम है डायरेक्ट पीएमओ से, इसके जो है प्रमुख कौन होते हैं, पीएमओ इसके जो है सबसे संस्था के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो सारे काम जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होते हैं। तो यहीं से जो भी योजनाएं, जो नीतियां होती, सबसे बड़ी योजनाएं, नीतियां जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है यहीं से होकर जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है बड़ी योजनाएं यहीं से संचालित होती हैं। इसके बाद है प्रभावी निर्णय लेना। तो पीएमओ का त्वरित और सटीक निर्णय लेने का महत्व बड़ा है, क्योंकि वैश्विक और घरेलू स्थिति तेजी से बदल रही है। इसके बाद है तकनीकी और डिजिटल भूमिका। तो अब पीएमओ डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत जैसे बड़े कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, जिससे इसका महत्व बढ़ गया है। इसके बाद वैश्विक कूटनीति में भूमिका। तो प्रधानमंत्री की विदेश दौरे, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कूटनीति में पीएमओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसके बाद जनसंपर्क, पीएमओ जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग करता है। इससे सरकार की छवि बेहतर होती है। इसके बाद आपातकालीन प्रबंधन। तो महामारी, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकटों के दौरान जो है पीएमओ की भूमिका निर्णायक होती है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कार्यालयों में से एक है। यह प्रधानमंत्री को न केवल प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि देश की नीतियों को प्रभावी और त्वरित रूप से लागू करने में भी मदद करता है। समय के साथ पीएमओ का महत्व और बढ़ा है, क्योंकि यह देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना आधुनिक सरकार का संचालन क्या है, असंभव है। अगर पीएमओ ऑफिस नहीं होगा तो जो है काम करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी और हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो पीएमओ ऑफिस है ना, वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने को जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना जो है आधुनिक सरकार का संचालन करना असंभव है। यहाँ पर हमने देखा कि पीएमओ ऑफिस का संगठन देखा, फिर उसके कार्य देखे और उसका महत्व देखा। तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री कार्यालय के संगठन, कार्यालय और बढ़ते हुए महत्व की व्याख्या कीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो गुप्त काल लगभग 320 से 550 ईस्वी तक भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम युग माना जाता है। इस कला काल में कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन का उच्च स्तर विकसित हुआ। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत प्रभावशाली और सुव्यवस्थित थी। इस समय साम्राज्य को लंबे समय तक शांति और समृद्धि प्रदान की थी। यानी कि इस व्यवस्था ने क्या की थी, साम्राज्य को लंबे समय तक जो है शांति और समृद्धि प्रदान की थी। तो यहाँ पर देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे पहले राज्य का संगठन। तो गुप्त साम्राज्य का शासन केंद्रीयकृत प्रणाली पर आधारित था। यहाँ राजा सर्वोच्च था और उसकी सत्ता लगभग अबाधित थी, लेकिन राजा ने प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए कई अधिकारियों की सहायता ली थी। तो राजा जो है राज्य का सर्वोच्च प्रमुख था, जिसका निर्णय अंतिम होता था। इसके बाद मंत्रिपरिषद था। तो राजा के सलाहकार होते थे, जो विभिन्न मामलों में सलाह देते थे। यह समूह प्रशासनिक और सैन्य कार्यों में मदद करता था। इसके बाद राज्यपाल होते थे। बड़े बड़े प्रदेशों और जिलों की देखरेख के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। ये राज्यपाल राजा की प्रतिनिधि होते थे और उनके अधिकार क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य करते थे। यहाँ पर जो है राज्यों का संगठन, यानी गुप्त साम्राज्य था, वो कैसा था, केंद्रीकृत था। और वहां पर जो सबसे प्रमुख होता था वो होता था राजा। क्या होता था, राजा होता था।
लेकिन राजा ने प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया, कई अधिकारियों की सहायता ली, जैसे मंत्रिपरिषद और राज्यपाल। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाग। तो गुप्त काल में प्रशासन को अलग अलग विभागों में बांटा गया था ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। इसके प्रमुख विभाग थे सैन्य विभाग, राजस्व विभाग, धर्म और कानून विभाग और सार्वजनिक कार्य विभाग। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रशासनिक विभाग बनाए गए ताकि जो है देश की, यानी कि देश या फिर राज्य की जो है अर्थव्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। इसमें सैन्य विभाग थे, सेना का संचालन और सुरक्षा व्यवस्था देखना। राजस्व विभाग था, जो भूमि में राजस्व एकत्र करना और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना। इसके बाद धर्म और कानून विभाग थे, जो न्याय व्यवस्था का संचालन और धार्मिक मामलों की देखरेख करना। इसके बाद सड़क, जल निकासी, भवन निर्माण आदि का प्रबंधन कौन करते थे, सार्वजनिक कार्य विभाग करते थे। यहाँ पर प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत कौन कौन से जो है विभाग आते थे, सैन्य विभाग, राजस्व विभाग, धर्म और कानून विभाग और सार्वजनिक कार्य विभाग। अब देखते हैं स्थानीय प्रशासन यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन का भी महत्वपूर्ण स्थान था। गांवों और नगरों में अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती थी, जैसे गांव सभा। तो गांव में पंचायत या ग्राम सभा होती थी, जो गांव के छोटे मोटे मामलों को देखती थी। इसके बाद नगर परिषद, तो नगर में नगर पालिका, नगर परिषद काम करती है, जो शहर के विकास और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती थी। आप देखते हैं राजस्व प्रणाली। गुप्त काल में कृषि प्रधान राजस्व प्रणाली थी। किसानों से उनकी उपज का एक हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर के अलावा वन उत्पाद, व्यापार और अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त किया जाता था। राजस्व संग्रहण व्यवस्था कुशल थी, जिससे साम्राज्य को स्थिर आर्थिक आधार मिला था। इसके बाद देखते हैं सैन्य प्रशासन। तो गुप्तों की सेना मजबूत और संगठित थी। सेना में पैदल सेना, अश्वारोही और हाथी सेना शामिल थी। राजा के पास एक विशेष सैन्य अधिकार होते थे, जो सेना की तैयारी, रक्षा और युद्ध के प्रबंधन का काम संभालते थे। आप देखते हैं इसमें न्याय प्रणाली। तो गुप्त काल में न्याय प्रणाली प्रभावी और न्याय संगत थी। राजा या उसके न्यायाधीश नागरिक मामलों और अपराध की सुनवाई करते थे। न्यायालय में झूठे मामलों से बचने के लिए सख्त नियम थे। कानून और धर्म का पालन बहुत महत्वपूर्ण वहां पर माना जाता था। अब देखते हैं इसकी प्रशासनिक विशेषताएं। तो यहाँ पर क्या था, केंद्रीकृत शासन था, प्रांतीय प्रशासन था, स्वायत्त स्थानीय प्रशासन था, विस्तृत विभागीय संगठन थे, सशस्त्र सेना थी और कुशल राजस्व संग्रह था। यानी कि ये जो कृषि पर आधारित थी, तो अन्य स्रोतों से क्या होता, राजस्व की व्यवस्था होती थी। बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए मजबूत सेना थी। विभिन्न विभागों को सुसंगठित काम थे, यानी जो काम थे वो क्या कहते, संगठित जो है विभागों में बांटे गए थे, जिससे जो जिस विभाग का जो काम है वो आसानी से हो सके। गांव और नगर स्तर पर स्वायत्तता थी। प्रांतों और जिलों में राज्यपाल की नियुक्ति थी। राजा के अधीन पूरे प्रशासन का नियंत्रण था। तो यहाँ पर हमने देखा प्रशासन जो मौर्य काल के समय जो है, मौर्य काल के समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो राज्य संगठन हमने देखा, इसके बाद प्रशासनिक विभाग देखा, इसके बाद स्थानीय प्रशासन देखा, राजस्व प्रणाली, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रणाली, प्रशासन की विशेषताएं देखी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था ने साम्राज्य को लंबे समय तक स्थिर और समृद्ध बनाए रखा। यह व्यवस्था सुव्यवस्थित, प्रभावी और न्यायपूर्ण थी। इसका केंद्र राजा था, लेकिन प्रशासन के विभिन्न स्तरों और विभागों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। गुप्त काल की प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय इतिहास में एक आदर्श मिसाल कायम की, जिससे शासन व्यवस्था को सुचारू और न्याय संगत बनाया गया। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।